मध्य प्रदेश के 3 बार के मुख्यमंत्री रहे शिवराज सिंह चौहान को केंद्र ने सिरे से खारिज कर दिया है। मध्य प्रदेश के विकास और भारतीय जनता पार्टी को अलग दिशा में ले जाने में शिवराज सिंह चौहान का योगदान भुलाया नहीं जा सकता। सरकार बनाने में कुछ ऐसा ही योगदान ज्योतिरादित्य सिंधिया का भी था, जो अपने दर्जनों विधायकों को लेकर भाजपा में शामिल हुए थे और कांग्रेस की सरकार गिरा दी थी। लेकिन हैरत की बात यह है कि इन दोनों को ही केंद्र से इस उपलब्धि का कोई खास इनाम नहीं मिला। सिंधिया के जो विधायक मंत्री बनने की लालसा से भाजपा में आए थे, उन्हें एक बार फिर मंत्री बनाकर समझा दिया गया। यही वजह रही कि विधानसभा चुनाव में भाजपा की प्रचंड बहुमतों से जीत के बाद भी सिंधिया के चहेते अधिकांश मंत्रियों को इस बार दरकिनार कर दिया गया। ऐसा ही हाल शिवराज सिंह चौहान के साथ भी किया गया। मध्य प्रदेश की रग रग से वाकिफ और जनता की तासीर के जानकार शिवराज सिंह चौहान को मुख्यमंत्री पद से हटाकर मोहन यादव को मुख्यमंत्री बना दिया गया, जबकि कई बड़े नेता मुख्यमंत्री की दौड़ में शामिल थे। पार्टी के दिग्गज नेताओं ने भी समय समय पर यह साफ कर दिया है कि केंद्र के नेतृत्व के बिना पार्टी में कोई काम नहीं होता। केंद्र के हस्तक्षेप और उसके फैसलों को पार्टी के वरिष्ठ नेताओं ने शिरोधार्य तो कर लिया, लेकिन चर्चाओं में सियासी महकमों में हड़कंप मचा हुआ है और बाजार गर्म है। हालांकि अब यह केवल एक अनुमान है कि वक्त आते ही भाजपा में भी गुटबाजी और अंदरूनी कलह हावी होने वाला है। शिवराज और सिंधिया दोनों के पास अच्छा खासा जनाधार है। ऐसे में चिंता का विषय यह है कि केंद्र के लिए गए निर्णयों से ये दोनों दिग्गज नाराज नहीं हो जाए। यदि ऐसा होता है तो मध्य प्रदेश में इन दोनों की बदौलत मध्य प्रदेश में सत्ता पलट सकती है। यदि ऐसा हो गया तो आने वाले दिनों में भाजपा का हाल भी कांग्रेस के जैसा हो जाएगा और 20 सालों से मध्य प्रदेश में राज कर रही भाजपा की सरकार मध्य प्रदेश से विलुप्त की कगार पर आ जाएगी। केरल में लेफ्ट और कांग्रेस वैसे दो पार्टियां हैं, लेकिन क्राइम, करप्शन और कमीशन जैसे दोनों मिलकर साथ काम कर रहे हैं। दोनों क्राइम, करप्शन और कमीशन जब अपनी सरकार लेते हैं तो दोनों के राज्य में चरम पर होता है। इंडी गठबंधन में दोनों साथ साथ है। अब केरल में कुश्ती और दिल्ली में दोस्ती इनके दोहरे चरित्र को दर्शाता है। लेकिन दोनों की सरकारें जब आती है, जब यूडीएफ की सरकार आती है तो सोलर घोटाले जैसे अनेकों घोटाले सामने आते हैं, और जब एलडीएफ की सरकार आती है तो गोल्ड की स्मगलिंग में वो लिप्त होती है, तस्करी में लग जाते हैं, डॉलर घोटाला होता है। तो करप्शन के मामले में चोर चोर मौसेरे भाई हैं। दोनों सरकारें लोकतंत्र को कुचलने का काम करती है। एक तरफ कांग्रेस, जहां करोड़ों करोड़ भारतवासी भगवान राम को अपना आराध्य मानते हैं, आस्था पर चोट कर रही है। राम मंदिर में भगवान श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम का बहिष्कार कर रही है। वहीं दूसरी तरफ एलडीएफ की सरकार सबरीमाला में अव्यवस्था की जिम्मेदार है। सब कुछ अराजक जैसा वहां लगता है और जिससे वहां जाने वाले श्रद्धालुओं को कठिनाई होती है। ये दोनों सरकारें एक ही थैली के चट्टे बट्टे हैं और दोनों मिलकर केरल को लूटने का काम कर रहे हैं। यहां असहमति दबाई जाती है, लोकतंत्र को कुचलने का काम किया जाता है। अब बताइए उस सीएम पर जनता कैसे भरोसा करे जिसका सीएमओ मुख्यमंत्री कार्यालय स्मगलिंग में लिप्त हो, जिसके पीएस तस्करी में लिप्त हो, बाकी अधिकारी भी तस्करी का काम करे। और अभी तो जो घोटाला सामने आया है वो आश्चर्यचकित कर देता है। मुख्यमंत्री अपने परिवार को लाभ पहुंचाने का काम कर रहे हैं, अपनी बेटी की कंपनी को पीछे से लाभ पहुंचा रहे हैं। और सब लोग अब ये तथ्य अच्छे से जानते हैं कि मुख्यमंत्री की चोरी अब पकड़ी गई है। इनकम टैक्स इंटरिम सेटलमेंट बोर्ड कह रहा है कि ये पैसा जो बेटी के अकाउंट में आया है पर्सनल डोनेशन जैसा है। वहीं रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी की रिपोर्ट में इसे करप्शन और ब्लैक मनी का नाम दिया जा रहा है। इस अवैध लेन देन को लेकर कारपोरेट मामले के मंत्रालय की जांच में सीबीआई
और ईडी की जांच करने के लिए लिखा गया है और मंत्रालय ने नोटिस भी भेजे हैं। एक और सीएम का परिवार करप्शन में लिप्त है, वहीं दूसरी ओर सीएम ने अपने दामाद को मंत्री बना के परिवारवाद को बढ़ावा दिया है। केरल की जनता त्रस्त है इनके कुशासन और करप्शन के कारण, और आगे लोकसभा के चुनाव में एलडीएफ यूडीएफ दोनों को सबक सिखाएगी और लोकसभा के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी केरल में भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारी सफलता प्राप्त करेगी। ग्वालियर और दिल्ली के बीच में जहां एक फ्लाइट हमारे पास था, अब ये दूसरी फ्लाइट की शुरुआत हो रही है। पहले जमाने में छोटे छोटे प्लेन आते थे ग्वालियर में। पहला एयरबस 320 हम लेके आए थे जब ग्वालियर और दिल्ली को इंडिगो के साथ हमने जोड़ा था। अब दूसरा एयरबस एयर इंडिया एक्सप्रेस लेके आ रही है, जहां ग्वालियर को बैंगलोर और ग्वालियर को दिल्ली और अयोध्या के साथ जोड़ी जा रही है। और इसी के साथ ग्वालियर को बेंगलुरु के साथ भी 2 घंटे के सफर के दरमियान में हमारे व्यापारी वर्ग, हमारे बिजनेस वर्ग को भी बेंगलोर के साथ जोड़ने का काम किया जा रहा है कि जो ग्वालियर में वो क्षमता है उसे हमें विश्व पटल पर उजागर करना होगा। हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को, अयोध्या में बैठे हुए हमारे सभी दर्शकों को ये विश्वास मैं दिलाना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश, अगर मैं एविएशन का टर्म इस्तेमाल करूं तो वहां हमारे रेडार में प्रमुख राज्य है। जिस उत्तर प्रदेश में केवल 6 एयरपोर्ट्स थे और योगी आदित्यनाथ जी की मदद के आधार पर, प्रधानमंत्री जी के संकल्प के आधार पर आज उसी उत्तर प्रदेश में 10 एयरपोर्ट बन चुके हैं और इस वर्ष के अंत तक हमारी विचारधारा है कि 16 एयरपोर्ट्स बन जाएंगे और अगले साल तक 19 एयरपोर्ट्स बन जाएंगे।